हेलो नमस्ते। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल। एक ऐसा सेशन है जो शाम को 5 बजे आपको मिलता है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एक वरदान है। और मैं तो कहूँगा कि केवल हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए ही नहीं बल्कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इससे बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को लगता तो यूँ है कि उनको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, लेकिन उनकी स्पोकन थोड़ा अलग लेवल पे होती है, ठीक होती है। लेकिन जहाँ रिटन इंग्लिश की बात आती है, जहाँ ग्रामर की बात आती है, वहाँ पे थोड़ा सा वो भी पिछड़ते हुए नजर आते हैं। इसलिए दोनों ही मीडियम के विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी ये सेशन है, क्योंकि यहाँ पर आप सब कुछ सीखते हैं। ट्रांसलेशन सीखते हैं, ग्रामर आएगा, वोकेबलरी सीखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन जो क्षमता है आपकी कॉम्प्रिहेंड करने की वो डेवलप होती है। आप इसका जो पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से आप प्राप्त कर सकते हैं। हर शाम 5 बजे ये सेशन होता है, उसी समय पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसी के साथ आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये सेशन कभी भी बीच में कोई ब्रेक नहीं आता। कोई भी छुट्टी होती है, चाहे संडे हो या कोई और छुट्टियां हो, द हिंदू पब्लिश ही नहीं हुआ हो, उस दिन भी आपको एडिटोरियल मिल रहा है। और ये रेगुलर 45 डेज से आपको मिल रहा है। ये 46 डे है आज की क्लास। 46 डे की क्लास है और 46 डेज से कंटिन्यू हम लोग ये सेशन डिस्कस कर रहे हैं। जो भी आपको तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, इस बार जो एग्जाम है उनके लिए बेहद खास ये सेशन है। और साथ ही अगर आप पेड कोर्स भी एक्सेस करना चाहे तो एक पेड कोर्स भी उपलब्ध है। सारी विशेषताएं आपको यहाँ दे रखी हैं। फिर भी कुछ दिक्कत आती हो तो आप फोन पे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक ये ट्रांसलेशन वाला बैच भी उपलब्ध है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच है। यहाँ पे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप अगर कोई परीक्षा की तैयारी करते हैं जहाँ पे ट्रांसलेशन आपसे पूछा जा रहा है तो भी बहुत उपयोगी बैच है। अदरवाइज अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये चाहें कि भी ट्रांसलेशन आ जाए तो भी बहुत उपयोगी बैच है। तो ये कोर्सेज भी सारे आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले तो हम क्लोज टेस्ट देखेंगे, क्योंकि ये वाला भी एक सेगमेंट मैंने शामिल किया हुआ है ताकि जो बच्चे कोई तैयारी कर रहा हो किसी परीक्षा की वहां पे भी हेल्प करे। तो ये CHSL 10+2 एग्जाम 2019 में पूछा गया एक क्लोज टेस्ट है। रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड, जो दुनिया भर की रिवर्स हैं, पूरे दुनिया भर में जो नदियां हैं, आर डैश विद डेंजरस लेवल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, वो एंटीबायोटिक्स के इतने बड़े खतरनाक स्तर से हैं। देखो, जो नहीं आएगा वो सबसे पहला ऑप्शन इन्फेक्टेड नहीं आएगा। इन्फेक्टेड संक्रमित होता है, और वैसे इन्फेक्टेड आ भी सकता है, लेकिन इन्फेक्टेड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, एंटीबायोटिक्स से नहीं होता, इसलिए काट देंगे। अब ये बाकी तीन वर्ड्स जो बचे हैं, टेंटेड, फाउल्ड और कंटेमिनेटेड, तीनों का मतलब प्रदूषित है। वैसे तो टेंटेड जो शब्द है इसका मतलब छवि धूमिल करना भी होता है, रेपुटेशन डैमेज करना भी होता है लेकिन किसी चीज से प्रदूषित होना भी होता है। कोई भी एडल्टरेटेड चीज है, अशुद्ध चीज है, इम्प्योर चीज है, उससे प्रदूषित होना भी होता है। तीनों का मतलब ही है। लेकिन कंटेमिनेट थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, मतलब इस कैटेगरी में ये दोनों हम शामिल करते हैं। कंटेमिनेट जो है उसी का सिनोनिम टेंटेड है, उसी का सिनोनिम फाउल है। थोड़े बड़े स्तर पे कंटेमिनेशन जो होता है उसको, पोल्यूशन को कंटेमिनेशन बोलते हैं। उससे फिर थोड़ा सा कम आप बताएंगे तो टेंटेड और फाउल्ड यूज करेंगे। तो इसलिए आपका जो आंसर है वो यहाँ पे कंटेमिनेटेड आना चाहिए। वैसे तीनों ही आंसर सही हैं, लेकिन फिर भी सबसे श्रेष्ठ ऑप्शन चुनना हो तो कंटेमिनेटेड की तरफ जाएंगे। तो कह रहा है कि रिवर्स जो है दुनिया भर में वो खतरनाक लेवल्स, खतरनाक स्तर है एंटीबायोटिक्स का, उस स्तर से प्रदूषित है। डैश टू ए रिसेंट स्टडी, डैश मतलब हाल ही के अध्ययन के अनुसार, अनुसार के लिए अकॉर्डिंग के साथ मतलब टू के साथ अकॉर्डिंग लग जाएगा। कंसिस्टेंट होता है, ये परसिस्टेंट है, ये होता है परसिस्टेंट, लगातार। ठीक है, तो अकॉर्डिंग आ जाएगा। रिपोर्टेड का मतलब जो रिपोर्ट किया हुआ है। कन्फॉर्मिंग जो है इसका मतलब होता है एक समान रूप देना, एक समान आकार देना। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग। कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो जाना। तो एंटीबायोटिक्स का एक जगह इकट्ठा हो जाना इन सम वाटरवेज, मतलब कुछ जो पानी के स्रोत हैं उनमें, डैश सेफ्टी लेवल्स बाय 300 टाइम्स, ये जो सुरक्षा स्तर है ना, उसको 300 गुना, मतलब उससे 300 गुना क्या है, ज्यादा है। एक्सेल का मतलब तो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने को बोलते हैं, पॉजिटिव वर्ड है, वैसे भी नहीं आएगा। आउट ग्रोथ जो होता है वो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वृद्धि कर देना, है ना, बहुत बड़े लेवल पे वृद्धि कर लेना आकार में, रूप में, उसको बोलते हैं। एक्सीड का मतलब ज्यादा होना, संख्या में, मात्रा में। आउटपेस जो है इसका मतलब आगे निकल जाना होता है, ये एक्सेल करना बोलते हैं। किसी से अगर आप आगे निकल जाते हो गुणों में किसी भी स्तर में तो उसको बोलते हैं आउटपेस। तो ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है एंटीबायोटिक्स का, मतलब एंटीबायोटिक्स जो एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, कहां पर,
सेफ मतलब वाटरवेज में, तो ये 300 गुना उससे ज्यादा बड़ा स्तर है, सेफ्टी लेवल से एक्सीड कर जाता है और इतना तक एक्सीड कर जाता है। तो यहाँ पे एक्सीड करना आ जाएगा, मतलब अधिक होने के अर्थ में आ रहा है। रिसर्चर्स लुक्ड एट सेवरल डैश, तो जो अनुसंधान करने वाले लोग हैं उन्होंने देखा अनेक, इन पर किनको देखा, सेवरल डैश यूज्ड एंटीबायोटिक्स इन रिवर्स, मतलब नदियों में अनेक ऐसे देखे, यूज्ड एंटीबायोटिक्स देखे। तो सेवरल, सेवरल के बाद में अनयूजुअली, लाइकली, कॉमनली, बैडली, ये होता है असामान्य रूप से, लाइकली मतलब संभावित रूप से, बैडली मतलब खराब तरीके से, और सामान्यतया जो एंटीबायोटिक्स जिनको यूज किया जाता है वो। तो ये कहना चाहता है कि रिसर्चर्स ने देखा, अध्ययन किया उन एंटीबायोटिक्स जो कि आमतौर पर यूज किए जाते हैं, जो कॉमनली यूज्ड हैं, है ना, बेहतर विकल्प जो है इनका वो आ जाएगा कॉमनली यूज्ड। अब बैडली यूज किया जाए तो फिर वैज्ञानिक जो है ना वो शोध ही नहीं करेंगे, ठीक है। लाइकली है संभावित रूप से, तो लाइकली यूज्ड, लाइकली टू आता है साथ में। अनयूजुअली है वो असामान्य रूप से नेगेटिव वर्ड आ गया। तो ये कह रहा है जो एंटीबायोटिक्स को सामान्यतया यूज करते हैं ना, उन पे उनको देखा इन रिवर्स, रिवर्स में फ्लोइंग, वो नदियां जो बह रही हैं कहां पर, 70 से 72 जो कंट्रीज हैं उनमें। और अब बहना, कहीं से होकर बहना, तो नदियां बहती हैं इन इन देशों से होकर गुजरती है, तो थ्रू आएगा, क्योंकि में से होकर के अर्थ में या माध्यम के लिए या मीडियम के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, थ्रू, में से होकर। तो ये आपका आंसर आएगा थ्रू। ये जो था अपना क्लोज टेस्ट। अब स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल है कॉज एंड इफेक्ट। अब एंड है वो तो बेटा कंजंक्शन हो गया, जोड़ रहा है, और एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो दो सेम टाइप्स ऑफ थिंग्स को ही कनेक्ट करता है, तो ये तो हो गया कंजंक्शन। कोज है वो नाउन है, इफेक्ट है वो नाउन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव दोनों ही क्या है, नाउन्स हैं, कारण और प्रभाव। ऑन ह्यूमन राइट्स किसको लेकर लिखा गया है, मानव अधिकारों को लेकर लिखा गया है। सिटीजनशिप केसेज, नागरिक मामलों को लेकर लिखा गया है, ठीक है। तो ऑन तो आ रहा है, इस सब्जेक्ट पे लिखा गया है, तो हम मानव अधिकारों को लेकर और नागरिक जो मामले हैं उनको लेकर। आगे दे रखा गवर्नमेंट्स मस्ट अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स इन सिटीजनशिप केसेज। गवर्नमेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब दे रखी है मस्ट अपहोल्ड, ये इसकी वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इन सिटीजनशिप केसेज, ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज बन रहा है, ठीक है। और वैसे इन प्रेपोजिशन हो जाएगा। सिटीजनशिप केसेस दोनों मिला के नाउन है, कंपाउंड नाउन है। अपहोल्ड एक वर्ड दे रखा है, अपहोल्ड का मतलब लिख लेंगे। अपहोल्ड इसका मतलब होता है सपोर्ट करना। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना, एंडोर्स करना, चैंपियन करना, ऐड करना, मतलब साथ देना, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है, सरकारें हैं, उनको जरूर से जरूर, मस्ट आता है वो ऑब्लिगेशन के लिए आता है, तो सरकारों को जरूर से जरूर क्या करना चाहिए, ह्यूमन राइट्स को अपहोल्ड करना चाहिए, मानव अधिकारों का सपोर्ट करना चाहिए, किस में, नागरिक मामलों में। क्लियर हो गया। आगे दे रखा कंसर्न्स। कंसर्न्स का मतलब होता है वरी, चिंता। कंसर्न्स को हम बोल सकते हैं एप्रीहेंशन, एक इसे कह सकते हैं एंजाइटी, एक कह सकते हैं कॉन्स्टरनेशन। इन सब का मतलब क्या है, चिंता। तो चिंता किसके इर्द गिर्द, सराउंडिंग सिटीजनशिप, नागरिक, नागरिकता जो है उसके इर्द गिर्द। तो कंसर्न्स किसके सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग। फेस्ड बाई जो फेस की जा रही, किसके द्वारा, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, समाज के वर्गों के द्वारा। इन इंडियाज बॉर्डर स्टेट्स, कहां पर, भारत के जो सीमा राज्य हैं उनको। हैव, अब ये जो कंसर्न्स है इसकी वर्ब है हैव, ठीक है, ये वर्ब हो गई। हैव कम टू द फोर, अब कम टू द फोर क्या होता है, टू बी नोटिसेबल, टू बी नोटिसेबल मतलब एकदम स्पष्ट हो जाना। कोई चीज एकदम से स्पष्ट हो जाए, एकदम से आपके सामने आ जाए, क्लियर तस्वीर निकल कर आ जाए, तो उसको बोलते हैं कम टू द फोर, ठीक है। तो टू बी नोटिसेबल कह सकते हो, इसको आप इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, प्रोमिनेंट भी, लेकिन यहाँ पे तो खैर नोटिसेबल कह सकते हो। तो ये जो चीज है, ये चिंताएं हैं वो उजागर हुई हैं। अगेन एक बार फिर से, अगेन एडवर्ब होता है, ये चिंताएं उजागर हुई हैं एक बार फिर से। विद कोर्ट्स स्टेपिंग इन, अब विद का प्रभाव है कि आईएनजी आ रहा है।
स्टेप इन का मतलब होता है इंटरवीन करना या इंटरसीड करना, ठीक है, हस्तक्षेप करना। इंटरवीन या इंटरसीड, इसका मतलब क्या है, हस्तक्षेप करना। अगेन विद कोर्ट्स स्टेपिंग इन, एक बार फिर से इस चीज के साथ कि कोर्ट ने यहां पे हस्तक्षेप किया है, टू प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ, किस लिए, अस्थायी राहत देने के लिए, किसको, उन इंडिविजुअल्स, उन लोगों को जो हैरेस्ड हैं। हैरेस्ड है मतलब जो एक प्रकार से परसेक्यूटेड हैं, जिन पर अत्याचार हुआ है, परसेक्यूटेड हैं, ठीक है। तो जिन पर अत्याचार हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, हैरेस्ड कह सकते हैं या परसेक्यूटेड कह सकते हैं, जो जिन्हें तंग किया गया है ना, जो तनावग्रस्त हैं। तो आप और इसमें एक हैरिड कर सकते हो, हैरी मतलब तंग करना होता है, परेशान करना, स्ट्रेस्ड कह सकते हो। ये एक सेंटेंस पूरा हो गया, एक बार रिपीट कर देते हैं। कंसर्न्स सराउंडिंग सिटीजन, सराउंडिंग यहाँ पे प्रिपरेशन का काम करेगा। चिंताएं किसके इर्द गिर्द, नागरिकता के इर्द गिर्द। अब कौन सी नागरिकता, मतलब कौन से कंसर्न्स जो फेस किए गए, ये एडजेक्टिव बन रहा है, किसके द्वारा, सोसाइटी के सेक्शंस के द्वारा। कहां पर, भारत के सीमावर्ती राज्यों में। क्या हुआ इन चिंताओं का, ये एक बार फिर से नोटिसेबल हुई है, एक बार फिर से एकदम स्पष्ट रूप से सामने आई है। किसके साथ, कि यहाँ पे कोर्ट्स ने स्टेप इन किया है, विद के साथ आईएनजी आ रहा है। कोर्ट ने एक बार फिर से हस्तक्षेप किया है, किस लिए, अस्थायी राहत देने के लिए। राहत देनी किसको है, इनको देनी है, ठीक है। प्रोवाइड के साथ में जब आप समबडी और समथिंग वाला केस देखिए, पहले अगर समथिंग लगाते हो, आगे अगर समबडी लगाते हो तो टू लगता है। प्रोवाइड की कहानी है ये ना केवल प्रोवाइड की कहानी है, बल्कि इसमें असाइन में भी ऐसा ही होता है, सौंपना देना, एंट्रस्ट में भी ऐसा ही होता है, इसका मतलब भी सौंपना या देना। तो एंट्रस्ट हो, असाइन हो, प्रोवाइड हो, इनके साथ अगर आप लगाते हैं समबडी तो लगता है विद समथिंग, और अगर आप लगाते हैं समथिंग तो लगता है टू समबडी। ये स्थिति है, ठीक है। प्रोवाइड समबडी विद समथिंग होता है, और प्रोवाइड समथिंग विद टू समबडी होता है, ठीक है। द इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम दीज केसेज, जो मामले, इश्यूज सब्जेक्ट है, इश्यूज क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, इश्यूज हो गया सब्जेक्ट। अराइजिंग फ्रॉम मतलब स्टेमिंग फ्रॉम, मैं जिस रूप में ये दे रखा है ना उसी रूप में लिख रहा हूं, वैसे आप इसको बेस फॉर्म में लिख सकते हैं, अराइज फ्रॉम, स्टेम फ्रॉम, ओरिजिनेट फ्रॉम, लेकिन मैं चूंकि आईएनजी रूप में है ऐसे लिख रहा हूं इसको, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, मतलब जो उद्ग्रहित होते हैं, जो निकलते हैं, इमर्ज होते हैं। दीज केसेस, इन मामलों से, आर, अब ये इश्यूज जो है उसकी वर्ब है आर, उसकी वर्ब क्या है, आर है, तो आर आ गई इसकी वर्ब। फार फ्रॉम सेटल्ड मतलब अभी तक सेटल नहीं हुआ है, सेटल होने का मतलब कोई मामला रिजोल्व होना, ठीक है, रिजोल्व होना, कोई भी मामला जो अब सॉर्ट आउट हो गया है, रिजोल्व कह सकते हो या सॉर्ट आउट कह सकते हो, वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो इश्यूज वो मामले कौन से, जो अराइज हो रहे हैं, जो मामले निकल कर आ रहे हैं, किससे, इन मामलों से, इन केसेस से। दीज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दीज के बाद ये आपका नाउन है। तो इन मामलों से जो इश्यूज अराइज हो रहे हैं, वो इश्यूज जो हैं वो अभी सेटलमेंट से बहुत दूर हैं। फार है मतलब दूर है, अभी तक वो रिजोल्व नहीं हुए हैं, सॉर्ट आउट नहीं हुए हैं, इश्यूज की बात कर रहा है। आगे कह रहा हूं जून 24 2025, ऑन का प्रयोग पर्टिकुलर किसी डे या डेट की बात करते हो उसके लिए आता है, तो जून 24 2025 की बात है। इस तारीख को द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट द डिपोर्टेशन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से पहले द लगेगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, स्टे लगा दिया, रोक लगा दी, किस पर, डिपोर्टेशन। डिपोर्टेशन क्या होता है, एग्जाइल कह सकते हो या बैनिशमेंट कह सकते हो, बैनिशिंग भी कह सकते हो, ठीक है। एक्सपल्सन कह सकते हो, बाहर निकालने का प्रोसेस, ठीक है, बाहर निकालने की प्रोसेस, मतलब प्रत्यर्पण इसको बोलते हैं। कि कोई नागरिक अगर मान लीजिए गैर कानूनी तरीके से किसी देश में रह रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है, उसके पास सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि हम इसी देश के नागरिक हैं, उसको अपने देश भेज देने को बोलते हैं क्या, डिपोर्टेशन, ठीक है, ये प्रोसेस है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, प्रत्यर्पण पर रोक लगा दी। प्रत्यर्पण किसका होना था, जायना बीबी का होना था। हु वॉज लेबल्ड, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है,
और ये रिलेटिव क्लोज है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको ये इससे संबंध रखता है। तो ये जायनब बीबी जो है, इनको लेबल किया गया, इन पर टैग लगाया गया, इनको चिन्हित किया गया, मार्क किया गया, ठीक है, इन पर टैग लगाया गया, इनको क्लासिफाई किया गया, इनको वर्गीकृत किया गया, किस आधार पे कि ये विदेशी हैं। फर्स्ट बाय द फॉरेनर्स, है ना, ट्रिब्यूनल इन असम। तो फर्स्ट, पहली बार, बाय द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, ये विदेशी मामलों का एक न्यायालय है। ट्राइब्यूनल जो होता है, ये इसको प्रोनाउंसिएशन ट्राइब्यूनल है, और ये एक प्रकार का कोर्ट होता है, विशेष कोर्ट होता है, स्पेशल कोर्ट कह सकते हो, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो कि ये कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है जो डिसीजन दे सकते हैं, जिनके मामले सर्वमान्य होंगे। विवादास्पद स्थितियों में एक ग्रुप ऑफ पीपल को अपॉइंट किया जाता है कि भी आपने डिसीजन दिया वही सर्वमान्य होगा, उसको ट्राइब्यूनल कहते हैं। तो विदेशी मामलों का जो कोर्ट है असम में, उसके द्वारा ऐसा कहा गया। एंड देन, पहले फर्स्ट, पहले तो इनके द्वारा, और फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। फिर समझिए, जून 24 2025 की घटना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, जायनब बीबी का जो डिपोर्टेशन था, ये प्रत्यर्पण था, उस पर रोक लगा दी, और इस औरत को लेबल किया गया कि ये विदेशी है। पहले तो किसने किया, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने असम, इसने, और बाद में किसने किया, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। डिस्पाइट, डिस्पाइट होता है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन है तो आगे देखिए आईएनजी आ रहा है। हेल फ्रॉम का मतलब वही है जो अराइज फ्रॉम था, ओरिजिनेट फ्रॉम इसको कह सकते हैं आप, या इसको आप स्टेम फ्रॉम कह सकते हैं, मतलब यहां से आना, कहां से आ रहे हो आप, कहां से आपका ओरिजिन हुआ है, कहां के रहने वाले हो वो। तो डिस्पाइट हेलिंग फ्रॉम ए फैमिली हुज मेंबर्स हैव लिव्ड इन असम फॉर जनरेशंस, इसके बावजूद, डिस्पाइट क्या होता है, के बावजूद। और डिस्पाइट में बड़ा एक लफड़ा पड़ता है एग्जाम में, कि डिस्पाइट के साथ में आपको इन स्पाइट ऑफ दे रखा होता है, मतलब सॉरी, डिस्पाइट में ओव लगा के दे रखा होता है, गलत कर देना। अगर आपको ओव लगाने का शौक है तो आप इन स्पाइट में लगाइए, इसका मतलब होता है के बावजूद, विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ता है। तो इस फैक्ट के बावजूद कि एक ऐसे परिवार से ये आती हैं जिनके सदस्य, हुज आ रहा है, पजेसिव एडजेक्टिव के लिए आता है, और ये इसके लिए आ रहा है, उस परिवार के सदस्य, जिसके सदस्य रह चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है, ये वर्ब हो गई। मेंबर्स यहां पे हो गया सब्जेक्ट, जिसके सदस्य रह चुके हैं, असम में रह चुके हैं, ये एडवर्ब हो गया। प्लेस बता रहा है इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट में तो मैन वर्ब से तुम्हें व्हाट और होम पूछना पड़ता है। जब जगह की बात आती है, वेयर का आंसर आता है, व्हेन का आंसर आता है, हाउ ऑफन का आंसर आता है, तो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। तो ये वो परिवार के सदस्य जो असम में रह चुके हैं, जनरेशंस मतलब पीढ़ियों से, 4 जनरेशंस मतलब कई पीढ़ी तक ये रहे हैं। एंड फर्निशिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, फर्निश का मतलब है प्रोवाइड करना, और ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये दे रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे रहे हैं, ठीक है। शी हैज हैड टू, इन सब के बावजूद उनको, ये इस महिला के लिए आ रहा है, शी सब्जेक्ट हो गया, हैज हैड में ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो ये मैन वर्ब है, और टू लगा रखा है, हैव टू हैज टू के मतलब करना पड़ता है, और जो हैज हैड टू मतलब इनको करना पड़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इस महिला को रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब है टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। तो इस महिला को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है, इस महिला को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ा है। टू प्रूव, ये सिद्ध करने के लिए, दैट कंजंक्शन आ गया, नया क्लोज आ गया, कि शी इज एन इंडियन सिटीजन, कि वो, शी सब्जेक्ट हो गया, इज लिंकिंग वर्ब हो गई, कि वो है क्या, भारतीय एक नागरिक, ये डिटर्मिनर हो गया एन, इंडियन एडजेक्टिव का काम करेगा, सिटीजन नाउन हो गया, ठीक है। फिर समझ लीजिए, कहां से स्टार्ट करूं, डिस्पाइट यहां से लेकर यहां तक तो बता रहा है विरोधाभासी, इसके बावजूद कि वो ऐसे परिवार से आती हैं जिसके सदस्य असम में पीढ़ियों से रह रहे हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उस महिला को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी है, एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ा है, ये सिद्ध करने के लिए कि वो भारतीय नागरिक है। क्लियर है, आगे आओ। अब बेंच ऑफ जस्टिसेज, जस्टिस का बहुवचन जस्टिसेज, जस्टिस न्यायाधीश को बोलते हैं। बेंच एक कलेक्टिव नाउन है, ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स या सेम पर्सन जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ये समूहवाचक संज्ञा है। तो बेंच, बेंच किसकी, न्यायाधीशों की। नाम क्या है, केवी विश्वनाथन और एन कोटेश्वर सिंह।
इन न्यायाधीशों की जो बेंच है, इस बेंच की वर्ब है ऑर्डर्ड, इसने ऑर्डर दिया, ये सब्जेक्ट हो गया था और ये वर्ब हो गई। तो इसने आदेश दिया, किसको दिया? यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को। क्या करना कहा? नॉट टू टेक एनी कोवर्सिव स्टेप, डू नॉट का नॉट टू बना दिया इसने। इनडायरेक्ट स्पीच जब होता है तो उसमें हम डू नॉट को नॉट टू में यूज कर सकते हैं, फॉरबिडन भी कह सकते हैं, मना कर दिया। नॉट टू टेक एनी कोवर्सिव स्टेप्स, कोवर्सिव का मतलब वैसे तो होता है बलकारी, बाध्यकारी, तो इसको फोर्सफुल कह सकते हो आप, या फिर आप इसे अग्रेसिव कह दीजिए, या फिर आप इसे बुलिंग कह दीजिए। ठीक है, तो कोई भी आक्रामक कदम उठाने से किसके खिलाफ? मिज बीवी। अब ये अगेंस्ट जो है ये आता है, प्रेपोजिशन हो गया और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मिज जो है वो ऑनरिफिक वर्ड है किसी भी ऐसी महिला के लिए जिसका मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति आप नहीं बताना चाहते, तो मिस और मिसेज नहीं लगाना होता, मिज लगाना होता है महिलाओं के नाम से पहले। टिल द नेक्स्ट हियरिंग इन ऑगस्ट, कब तक? अगली सुनवाई तक। कब है अगली सुनवाई? अगस्त में। ये इन ऑगस्ट एडवर्ब है। ठीक है, तो एक बेंच है जस्टिसेस केवी विश्वनाथन और एन कोटेश्वर सिंह की। इस बेंच ने आदेश दिया है यूनियन गवर्नमेंट को, तो ऑर्डर्ड वर्ब हो गई। और यूनियन गवर्नमेंट जो है किसको आदेश दिया है? होम का आंसर है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये, है ना। केंद्र सरकार को क्या करने के लिए कहा है कि साहब आप कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, कोई भी आक्रामक कदम नहीं उठाएंगे इस महिला के खिलाफ। कब तक नहीं उठाना है? जब अगस्त में अगली हियरिंग तक नहीं उठाना है। ठीक है, ये टिल जो है प्रेपोजिशन है। टिल क्या है? प्रेपोजिशन। अगला है इन द केस ऑफ रक्षानंद राशिद। इस केस में, अब ये एक और महिला का केस है, इस केस में ये तो फ्रेज हो गई। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो हाई कोर्ट जो है वो आपका हो गया सब्जेक्ट। जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है, लद्दाख का हाई कोर्ट है, ये यहां तक सब्जेक्ट ये पूरा। इसकी वर्ब है ऑर्डर्ड, इसने ऑर्डर दिया, किसको दिया? यूनियन होम सेक्रेटरी को, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि किसको आंसर दिया? ऑर्डर दिया। होम का आंसर है, होम के जो भी आंसर्स होते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। वॉट के जो आंसर होते हैं, वॉट के आंसर्स और होम के आंसर्स, थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, थोड़ा आपको अजीब भी लग सकता है, लेकिन मैं वो बातें बताने की कोशिश करता हूँ जो सीधा आपके दिमाग में फिट बैठ जाए। ठीक है, इसलिए इस तरह सीखोगे थोड़ा सा ज़्यादा, हमें फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी, बियॉन्ड फॉर्मेलिटी चलने की कोशिश करता हूँ कि ताकि आपको सीधा सीधा जैसे मैंने सीखा है, जैसे मैं सीखता हूँ वैसे तुम भी सीख जाओ। वॉट के जो आंसर्स हैं वो क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। होम के जो आंसर है वो क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई रक्षानंद राशिद के केस में हाई कोर्ट जो है जम्मू और कश्मीर का, लद्दाख का, जम्मू कश्मीर लद्दाख दोनों का, इसने आदेश दिया केंद्रीय जो गृह सचिव है उसको, किस लिए? रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट का मतलब होता है टू सेंड समवन टू वंज टू हिज ओन कंट्री, टू हिज कर देना, टू हिज ओन कंट्री। हिंदी में बता दूं मैं इसको, किसी को खुद के देश भेज देना, स्वदेश वापसी करवा देना, उसको रिपैट्रिएट बोलते हैं। तो ये आदेश दिया है गृह सचिव को कि आप 63 वर्ष की जो एक गृहिणी है उसको वापस कहाँ भेज दें? भारत। इसको रिपैट्रिएट करें भारत। ठीक है, ये रिपैट्रिएट कहाँ करना है उसका बता रखा है, टू इंडिया। आगे कह रहा है शी वॉज डिपोर्टेड, इनको डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट का मतलब प्रत्यर्पण करना, अपने देश से निकाल देना, इलीगल डॉक्यूमेंट है इसलिए। तो इस महिला को शी सब्जेक्ट हो गया, इस महिला को कर दिया गया था डिपोर्ट। और बेटा ये पैसिव वॉइस है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, मतलब पैसिव वॉइस है सेकंड फॉर्म का, है ना। बी की सेकंड फॉर्म वॉजवर होती है, तो बी की सेकंड फॉर्म वॉजवर है तो सेकंड फॉर्म का पैसिव है। अगर मान लो इजेमआर के साथ थर्ड फॉर्म होती है तो बी की फर्स्ट फॉर्म इजेमआर है तो वो फर्स्ट फॉर्म का पैसिव है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है। उसको डिपोर्ट किया गया था पाकिस्तान, इनको पाकिस्तान भेज दिया गया था। फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब है बाद में, आफ्टर। किसके बाद? द क्रैकडाउन। क्रैकडाउन जो होता है वो स्टर्न मेजर्स होते हैं, सख्त कदम को बोलते हैं, अनुशासनात्मक कार्यवाही को बोलते हैं। स्टर्न मेजर्स, कुछ बहुत जो कड़े कदम होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं क्या? क्रैकडाउन। क्रैकडाउन नाउन है वैसे। ठीक है, क्रैकडाउन क्या है? नाउन। इसका मतलब क्या है? सख्त कदम, मतलब सीवियर मेजर, स्टर्न मेजर। और इसका वैसे सिनोनिम अगर कहीं किसी एग्जाम में आ जाए तो आप रिप्रेशन या सप्रेशन भी कह सकते हैं, रिप्रेशन या सप्रेशन ये भी कह सकते हैं। तो इस महिला को पाकिस्तान भेज दिया गया, किसके बाद? जब सख्त कदम उठाए गए थे पाकिस्तानी नेशनल्स। देखो नेशनल दो चीजें होती हैं, नेशनल एक तो होता है एग्जेक्टिव
और एक नेशनल होता है, यही नेशनल, सेम स्पेलिंग सेम प्रोनाउंसिएशन, ये होता है नाउन। जब बेटा नेशनल नाउन है तो इसका मतलब होता है नागरिक, और जब नेशनल एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होता है राष्ट्रीय। एडजेक्टिव होगा तो इसकी डिमांड होती है कि मेरे बात कुछ लगाओ ताकि मैं कह सकूं कि राष्ट्रीय स्मारक है, राष्ट्रीय संपत्ति है ना। अगर नाउन है तो इसका मतलब नागरिक ही होता है, तो ये नेशनल्स दे रखा है तो नाउन है, नागरिक है। तो किसके बाद, जब पाकिस्तान नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए थे, किसके बाद, पहलगाम आतंकी हमले के बाद, अप्रैल की बात है, ठीक है, इनको डिपोर्ट कर दिया गया था। मिज राशिद, फिर देखिए किसी का नाम, अगर महिला का नाम लिया है and you do not want to show her marital status, then you have got an option which is Ms instead of Miss and Mrs. तो मिज राशिद जो है एक पाकिस्तानी नेशनल है, ये पाकिस्तानी एक सिटीजन है। हैड बीन स्टेइंग, वो रह रही थी, ये मिज राशिद की वर्ब है, हैड बीन स्टेइंग, ये रह रही थी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, कि कब से, 38 सालों से, किसके साथ, अपने पति और 2 बच्चों के साथ, और इनका लॉन्ग टर्म वीजा भी था इनके पास, ये भी वर्ब है, ये हैव की सेकंड फॉर्म में पोजीशन के लिए आ रहा है। इनके पास दीर्घकालिक वीजा भी था। हैड एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप, उनका जो आवेदन था नागरिकता के लिए 1996 में दिया था। इज यट, ये एप्लीकेशन सब्जेक्ट है, ये हर आ रहा है उन महिला के लिए, राशिद के लिए, ये सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है ये। यट टू का मतलब है अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यट टू बी प्रोसेस्ड, मतलब इस एप्लीकेशन को नागरिकता के लिए 1996 में जो एप्लीकेशन दी थी उसको अभी तक भी प्रोसेस नहीं किया गया था, मतलब इसको अभी प्रोसेस होना बाकी है ना। यट टू लगाने का मतलब वो काम क्या है, पेंडिंग है। इसको यट टू को हमेशा याद रखिए, यट टू का मतलब है पेंडिंग। हालांकि ये एंट्री नहीं मिलेगी आपको, कभी भी आप डिक्शनरी देखोगे तो यट टू का मतलब पेंडिंग दिखा दिया नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यही है ना, विच इज यट टू हैपन, मतलब दैट हैज नॉट हैपन्ड यट, जिसने जो अभी तक हुआ नहीं है वो है यट टू। ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।